हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 156। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 156 है। इसमें बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पोषण न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मोस्टली क्वेश्चन जो भी हैं रिविजन्स के लिए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चनों का हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिविजन्स करेंगे। ठीक है, रिविजन इसलिए ज़रूरी है ताकि आप लोग जो भी कोर्स पढ़ें उसे भूल ना जाए। ठीक है, इसलिए मोस्टली क्वेश्चनों का यहाँ पर रिविजन्स करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चनों के आपको आंसर हैं तो ज़रूर आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चनों के आंसर दें और लास्ट में बताएं अपने कितने क्वेश्चन सही किए। और हाँ, ये क्वेश्चन आल स्टेट के जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सीएचओ हो, एएनएम हो, स्टाफ नर्स हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हो, यूपीसीएचओ, एमपीसीएचओ, राजस्थान, उत्तराखंड, एनएचएम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, यूपी एनएचएम, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है। ओके, आर्मी नर्सिंग, सीआरपीएफ नर्सिंग, एम्स, पीजीआई, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन होंगे। एमपीपीबी, वीएपीएम्स, राजस्थान एनएचएम, मध्य प्रदेश एनएचएम, एमपीसीएचओ, यूपीसीएचओ, उत्तराखंड एनएचएम, स्टाफ नर्स, सभी के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपकी स्क्रीन पर पढ़े फिर अपने आंसर बताएं। कुछ क्वेश्चन आपके लिए नए होंगे और मोस्टली क्वेश्चन आपके रिविजन के लिए रखे गए। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सामान्य मनुष्य को प्रति किलोग्राम के अनुसार कितनी प्रोटीन प्रतिदिन आवश्यक होती है। हाउ मच प्रोटीन पर नॉर्मल पर्सन डज पर किलोग्राम रिक्वायर्ड पर डे। यहाँ पर नॉर्मल पर्सन के बारे में बात किया गया है। नॉर्मल पर्सन के लिए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, क्या, 1 ग्राम। ठीक है, पर केजी के हिसाब से कितना चाहिए होता है एक नॉर्मल पर्सन को? 1 ग्राम चाहिए होता है। मान लो कि कोई व्यक्ति 50 केजी का है, कितने केजी का है, 50 केजी का, तो उसे प्रतिदिन के हिसाब से कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए? 50 ग्राम कम से कम चाहिए नॉर्मल पर्सन के लिए। ठीक है, 50 ग्राम उसे चाहिए, ये नीड होती है। ठीक है, मान लो कि कोई व्यक्ति 70 किलो का है, कितना, 70 केजी का है, कोई नॉर्मल पर्सन, ठीक है, ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता है या बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग का कार्य नहीं करता, उसको 70 ग्राम के आसपास प्रोटीन चाहिए। ठीक है, पर डे के हिसाब से ये चाहिए एक नॉर्मल पर्सन के लिए। ठीक है, और जो वेट लिफ्टर होते हैं, या ज़्यादा भारी भरकम कार्य करते हैं, तो उनके लिए 1.2 का मल्टीप्लाई किया जाता है उनके वेट पर। ठीक है, मान लो कि एक वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर आपने देखा होगा पिक्चर्स पे या मूवी पे। मान लो कि कोई वेट लिफ्टर है, वो 70 केजी का है, कितने केजी का है, 70 किलोग्राम का है। ठीक है, या भार उठाता है, तो अगर जितना उसका वेट है उसमें क्या करेंगे, 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है, जितना आएगा वो उसका आंसर होगा, उतनी प्रोटीन उसे पर डे के हिसाब से चाहिए होती है। या कभी कभी क्या होता है, 1.2 ये ग्राम है, और मान लो कि कोई व्यक्ति 50 केजी का है, ठीक है, और वो ज़्यादा भारी भरकम कार्य करता है, वेट लिफ्टिंग का कार्य करता है, तो या बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है, तो उसे मान लो 50 किलो वजन है, तो 50 में क्या करेंगे, 1.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसके लिए जो प्रोटीन का एवरेज होगा वो आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल्स होते हैं, नॉर्मल पर्सन के लिए जैसे कि बात करें तो 1 ग्राम 1 केजी के हिसाब से चाहिए होता है। ठीक है, मोस्टली पीपल्स जो होंगे 60 के आसपास होते हैं, 60 या 65, जितने केजी होंगे लगभग उन्हें उतनी केजी की, उतने ही ग्राम की ज़रूरत होगी प्रोटीन की। ओके, और वेट लिफ्टिंग के लिए थोड़ा अलग होता है। ओके, जैसा कि मैंने बता दिया आपको, 1.2 का मल्टीप्लाई करते हैं या 1.5 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये ग्राम में होता है, जितने केजी का वो बंदा होगा उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मान लो कि 72 किलो का है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो ग्राम में आएगा। ठीक है, डेसिमल के बाद डेसिमल लगा लेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा कि हाँ वो ग्राम में इतने ग्राम उसे चाहिए। ओके, अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 2, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन वो लिए गए हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं। निम्न में से पाश्चुरीकरण में तापमान कितना रखा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्परेचर केप्ट इन पाश्चराइजेशन। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन ए है 72 डिग्री सेल्सियस। क्या, 72 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है पाश्चुरीकरण में। कितने, पाश्चुरीकरण जब किया जाता है, पाश्चुरीकरण एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, किसका किया जाता है? मोस्टली ज़्यादातर जो प्रचलित है पाश्चुरीकरण, ये मिल्क के लिए किया जाता है। किसके लिए? दूध के लिए। ठीक है, पाश्चुरीकरण किसके लिए किया जाता है? ये मिल्क के लिए किया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें जो दूध होता है उसको क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है। कितने डिग्री तक बॉयल किया जाता है या गर्म किया जाता है? ठीक है, वो उसमें लगभग 72 के आसपास डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है। अगर बात की जाए, ये टेम्परेचर अलग अलग भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर समझाएंगे आपको डिटेल्स में। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 161 फ़ारेनहाइट होता है। जब इसको आप चेंज करेंगे 72 को, 72 को, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो ये 161 फ़ारेनहाइट के आसपास आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हानिकारक सूक्ष्म जीवों
और हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए ऐसा किया जाता है। कैसा किया जाता है? पाश्चुरीकरण किया जाता है, ठीक है। हानिकारक जो हार्मफुल जो क्या होते हैं, सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको मारने के लिए पाश्चुराइजेशन प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, ताकि दूध हो या और भी कोई चीज़ हो उसे ज़्यादा दिन तक स्टोर किया जा सके, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक। और फिर देखिए यहाँ पर यह टेम्परेचर 72 के लिए बात कर रहा हूँ, 72 डिग्री के लिए यह टेम्परेचर 15 सेकेंड तक के लिए दिया जाता है। जब टेम्परेचर 72 दिया जाएगा, कितना, 72 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाएगा, तो ये लगभग कितनी समय के लिए दिया जाता है? 15 सेकंड के लिए दिया जाता है। और जब इसे ठंडा किया जाएगा तो लगभग 3 से 4 या 3 से 5 डिग्री के आसपास इसे ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है। और ये प्रोसेस में अचानक ठंडा किया जाता है, ठीक है, अचानक। पहले टेम्परेचर 72 डिग्री बढ़ाया जाएगा, बढ़ने के बाद क्या होगा, जब वो थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाएगा, बॉइलिंग करेगा, हल्का सा थोड़ा सा गर्म होगा, ठीक है। फिर जैसे वो गर्म हो जाता है, जिससे क्या होता है 72 के आसपास ये हार्मफुल जो बैक्टीरिया होंगे वो खत्म हो जाएंगे और 15 सेकंड के आसपास टाइमिंग देखी जाती है, ठीक है। फिर अचानक से दूध को ठंडा कर दिया जाता है 3 से 5 डिग्री के आसपास, जैसा कि यहाँ पर एग्जैक्ट लिखा है 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसे ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर लिखा है 63 डिग्री टेम्परेचर पर अगर दूध को गर्म किया जाता है तब टाइमिंग कितनी होगी? तब 15 मिनट होगी। कितनी? 15 मिनट। अगर टेम्परेचर कम होगा तो टाइमिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिया था 72 डिग्री, कितना यहाँ पर लिया है 72 डिग्री सेल्सियस लिया है, तो इसलिए टाइमिंग यहाँ पर 15 सेकेंड रखा गया है, ठीक है। अगर 89 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर दूध को गर्म करेंगे तो ये लगभग 1 से 2 सेकंड के आसपास 1 से 2 सेकंड के आसपास गर्म किया जाता है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे टाइमिंग भी उतनी ज़्यादा कम होगी, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर यहाँ पर 89 कर दिया गया, मतलब 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर कर दिया गया है, तो टाइमिंग कम हो जाएगी, ठीक है। फिर उसे कम देर तक ठंडा किया जाएगा, ठीक है, मतलब कम देर तक उसे गर्म किया जाएगा, जैसे कि 1 से 2 सेकंड के आसपास उसे गर्म किया जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर। यहाँ पर 72 था, इसलिए 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखिए 63 से 65 है, कितना है, 63 से 65 डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है, तो इसे 15 मिनट तक इसे गर्म किया जाता है। कितने मिनट तक? 15 मिनट तक। एक बार क्वेश्चन और पूछा जा चुका है कि जो दूध होता है टेम्परेचर करने के लिए पाश्चराइजेशन में, इसमें कितना टेम्परेचर होता है? जब रेंज में दिया जाए तो आप ये आंसर लिखेंगे 65 से 72 लिखा होगा, या तो ये क्या नाम 63 से 72 लिखा होगा। ये टेम्परेचर ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। यूएसए के लिए 63 ज़्यादा अच्छा माना जाता है यूएसए के लिए। अपने जो इंडिया में होता है टेम्परेचर का पाश्चराइजेशन 65 से 72 के आसपास होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, अगर 72 पे गर्म करेंगे तो 15 सेकंड के लिए, 65 डिग्री पे गर्म करेंगे तो ये 15 मिनट के आसपास टाइमिंग दी जाती है, ठीक है, गर्म करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे पाश्चराइजेशन का प्रोसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 3, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी? ये क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस में, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा पोषक तत्व होता है जो बॉडी में हमें एनर्जी नहीं देता? ऑप्शन बी, विटामिन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, किसी प्रकार की एनर्जी हमें विटामिन से नहीं मिलती। कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, प्रोटीन से, इन सभी से एनर्जी तो मिलती है, लेकिन जो विटामिन होते हैं, विटामिन से हमें किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती। ऑप्शन बी इसलिए राइट आंसर होगा। ओके, ये एक प्रकार का क्या है? पोषक तत्व है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 4, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें, आपको मौका मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसलिए आप ज़्यादा सरमाया ना करें किसी प्रकार से। ओके, आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दिया करें, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, इन द एग्जाम्स आपको हेजिटेशन नहीं महसूस होगी। निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन? क्या होगा राइट आंसर इसका? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। क्या? ऑप्शन ए, विटामिन बी। विटामिन बी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है विटामिन बी, विटामिन बी ये क्या है? जल में घुलनशील। कौन कौन सी होती है? बी एंड सी होती है, ठीक है। बी एंड सी 2 विटामिन होती है जो जल में घुलनशील होती हैं, ठीक है, बी एंड सी, तो ध्यान रखना है। अभी हम डिटेल्स में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर समझ लें बी और सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। कैसी हैं? वाटर सोल्यूबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 5, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे मेंशन है, निम्न में से शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला सोर्स, मुख्य सोर्स कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी टू द बॉडी? जो मेन सोर्स है, मेन माध्यम है बॉडी को जिससे एनर्जी मिलती है, ठीक है, क्या है वो? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जनरली जितने भी पीपल्स होते हैं सभी के लिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स होता है एनर्जी देने के लिए।
फैट होता है, लेकिन सभी लोग फैट इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। और जो अनाज, क्योंकि मोस्टली जितने भी लोग होते हैं दुनिया में या संसार में, वो मोस्टली क्या करते हैं, ग्रेन का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेन में क्या क्या आते हैं, अनाज आता है। अनाज में जैसे कि आपको पता होगा कई प्रकार का अनाज होता है। मोस्टली सभी पर्सन क्या करते हैं, अनाज का इस्तेमाल करते हैं। कोई डायरेक्टली फैट नहीं लेता, इसलिए जो ऊर्जा का जो मेन सोर्स होता है, स्रोत होता है, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है, हमारी बात को ध्यान दें, अगर ऐसा आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में, सबसे ज़्यादा निम्न में से सबसे ज़्यादा आपको ऊर्जा किस चीज़ से मिलेगी, तब आप बताते हैं फैट से मिलेगी, ठीक है। क्योंकि 1 ग्राम फैट जो होता है ये 9 कैलोरी क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, 1 ग्राम फैट। अब यहाँ पर पूछा गया था मेन सोर्स क्या है शरीर के लिए, ऊर्जा के लिए, तब कार्बोहाइड्रेट बताएंगे, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं। अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, ये सभी चीज़ें, जौ, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और यही मेन सोर्स है, यही मेन सोर्स है। और ये खासकर मीठी चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, जैसे शुगर हो गया, चॉकलेट हो गया, बनानास हो गया, और भी कई फल्स होते हैं वगैरह, उसमें सब में पाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6 है, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है, फलों के रस में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है, विच इज द शुगर फाउंड इन द फ्रूट। क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये 2-3 बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। जो फल होते हैं मोस्टली, जैसे कि अमरूद हो गया, सेब हो गया, और भी कई चीज़ें, बनाना हो गया, कोई भी फल हो गए, ज़्यादातर जितने भी फल होते हैं ना, फ्रूट्स होते हैं, सभी फ्रूट्स में फ्रैक्टोज एक प्रकार का शुगर का टाइप होता है, ठीक है, ये पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन को इग्नोर ना करें। क्वेश्चन नंबर आप पढ़ें 7, फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा गया, निम्न में से आंत्र में प्रोटीन का अवशोषण किस रूप में होता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन इन द इंटेस्टाइन। क्या है इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, एमिनो एसिड के रूप में होता है। किसमें, एमिनो एसिड के रूप में होता है, कई बार हमने बताया भी है आपको। नेक्स्ट है, ये प्रोटीन का अंतिम सोर्स कहा जाता है, अंतिम उत्पाद होता है अमीनो एसिडों के। नेक्स्ट है, और ये क्या करता है, आंत्र में इसको टूटता है, पेट में टूटता है या आंत्र में टूटा जाता है, ठीक है। अमीनो एसिड में, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में कितने प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड आर फाउंड इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। क्या, ऑप्शन डी, 20 टाइप्स के जो अमीनो एसिड होते हैं ये एसेंशियल होते हैं, लेकिन जो टोटल होते हैं कुल, वो क्या होते हैं, 22 होते हैं, लगभग, ठीक है। कुछ लोग ज़्यादा भी मानते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ना, जब भी आपको एसेंशियल अमीनो एसिड पूछा जाए, क्या एसेंशियल लिखा हो, और या हिंदी में लिखा हो आवश्यक अमीनो एसिड कितने प्रकार के ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, या यूँ समझे ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग्स होते हैं उनमें जो आवश्यक रूप से पाए जाते हैं वो 20 पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग 22 मानते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, दो इनमें क्या होते हैं, दो आवश्यक नहीं होते, उनमें से उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, फिर हम बताएंगे कभी नेक्स्ट टाइम। लेकिन आपको इतना समझना चाहिए, जो 20 होते हैं ये आवश्यक होते हैं बॉडी के लिए। 20 में से अगर पूछा जाए कि 20 में से कितने आवश्यक होते हैं, 20 में से 9 आवश्यक होते हैं, 9 अमीनो एसिड ज़्यादा आवश्यक होते हैं, लेकिन 20 को माना जाता है, 20 को माना जाता है ज़्यादा आवश्यक होते हैं। जब आपसे एसेंशियल वर्ड लिखा हो, जब आपसे एसेंशियल ना लिखा हो, एसेंशियल ना लिखा हो, जैसे कि एक बार आर्मी में पूछा गया था क्वेश्चन, एसेंशियल नहीं लिखा जाता, उसमें पूछा गया था केवल मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, तब उसका आंसर 22 माना गया था। कितना, 22 माना गया था। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जब भी वर्ड ये मेंशन हो एसेंशियल अमीनो एसिड या आवश्यक अमीनो एसिड, तब आप बताएंगे आंसर 20, ठीक है। ऑप्शन डी उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 9, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा गया है, कोशिका के जीव द्रव्य सबसे अधिक होता है, व्हाट इज द हाईएस्ट इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेल। जैसा कि ऑप्शन दिए गए इन्हीं में से आपको राइट आंसर बताना है। यह एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या, ऑप्शन ए, प्रोटीन। कोशिका के जो जीव द्रव्य होते हैं, ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो प्रोटीन पाया जाता है। क्या, प्रोटीन पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, मोस्टली प्रोटीन ही आंसर होता है इन सब प्रकार के उसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 10, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर पूछा गया, निम्न में से किस कार्बोहाइड्रेट का पाचन मानव शरीर में नहीं होता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज नॉट डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन बॉडी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सेलुलोज, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट निम्न में से
किस कार्बोहाइड्रेट, एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है सेलुलोज, ठीक है। बाकी सभी ये क्या होते हैं, मानव द्वारा पचा ली जाते हैं, डाइजेस्ट किए जाते हैं। सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं किया जाता। स्टार्च, ग्लाइकोजन, माल्टोज, ये सभी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के टाइप है, सभी डाइजेस्ट होते हैं, लेकिन सेलुलोज नहीं होता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं या ध्यान रखिए अच्छे से। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 11। 11 नंबर आप पढ़े फिर अपना आंसर बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा गया निम्न में से पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, किस में पाया जाता है, यहाँ पर बताना है आपको। पेप्टाइड बॉन्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। क्या, ऑप्शन बी, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, किसमें, प्रोटीन में। तो आप इतना ही ध्यान रखिए, इसमें CHO कई कार्बोक्सिलिक वो जोड़ा जाता है, समूह होते हैं, इसमें केमिकल्स आपको बताने पड़ेंगे, जो केमिकल्स होते हैं इसमें, जो इनका फार्मूला होता है। लेकिन आपको जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपसे इतना ही पूछा जाएगा एग्जाम में, और पूछा भी गया है, जो पेप्टाइड्स बॉन्ड होते हैं किस में पाए जाते हैं, प्रोटीन में पाए जाते हैं, ठीक है। क्या, अमीनो एसिड का एक प्रकार का चैन बनता है इसमें। काफ़ी लंबी थ्योरी है, लेकिन आप इतना समझे, जो पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं वो प्रोटीन में पाए जाते हैं, ठीक है। जब भी कभी टाइम मिलता है तो हम इसे नेक्स्ट टॉपिक में सिंगल ला के इसे डिटेल्स में बताएंगे। ओके, पेप्टाइड प्रोटीन से बॉन्ड क्या होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 12। स्तनधारियों के दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, विच इज़ द शुगर फाउंड इन द मिल्क ऑफ मैमल्स। मैमल्स को स्तनधारी कहा जाता है। मैमल्स इंग्लिश वर्ड है, स्तनधारी का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जिनमें थन पाए जाते हैं, मतलब जिसमें स्तन पाए जाते हैं, ठीक है, उसे स्तनधारी कहा जाता है। इसमें ह्यूमन बीइंग को भी इंक्लूड किया जाता है। स्तनधारी क्या, मैमल्स, मतलब मैमल से आप समझ जाएंगे, लेकिन स्तनधारी वर्ड जो होता है इसे स्तनपाई भी कहा जाता है। स्तनपाई का मतलब ये होता है, कभी स्तनपाई लिखा जाता है, कभी स्तनधारी लिखा जाता है। स्तनपाई का मतलब होता है, जो वर्ड लिखा है स्तनधन पाई, तो इसका मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स, ऐसे जानवर, ऐसे प्राणी जिनमें स्तन पाई जाती है, स्तनपाई का मतलब ये होता है, ठीक है। आप उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। और स्तनधारी का मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्राणी जो स्तन धारण करते हैं, ठीक है। तो ये स्तनधारी का मतलब ऐसे एनिमल जो स्तन धारण करते हैं। स्तन मतलब होता है कि उनके क्या होते हैं, दूध पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा राइट आंसर इसका, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या, ऑप्शन बी, ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं मैमल्स, ठीक है। ये यहाँ से डेफिनेशन करेक्ट होती है, जो ऐसे प्राणी, ऐसे एनिमल्स या ऐसे जो भी होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स होता है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन्हें मैमल्स कहा जाता है या स्तनधारी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये पूछा भी गया एग्जाम्स में। यहाँ पर देखें, लैक्टोज इज समटाइम कॉल्ड, कभी कभी से मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि जितने भी स्तनधारी होते हैं ना, मैमल्स होते हैं, उनमें सभी में क्या होता है, लैक्टोज पाया जाता है। ये एक प्रकार की शर्करा का टाइप होता है, मतलब शुगर का टाइप होता है, टाइप्स ऑफ दी शुगर या शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 13 नंबर। निम्न में से किस में सबसे ज़्यादा अधिक प्रोटीन पाया जाता है या सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, जैसा कि ऑप्शन दिए गए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द मोस्ट प्रोटीन। इसका जो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन ए होगा। क्या, मूंगफली, जिसे ग्राउंड नट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अंडे में इसके बाद पाया जाता है, ठीक है, अंडे में इसके बाद पाया जाएगा, लेकिन मूंगफली ऑप्शन है, तो ग्राउंड नट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन के जो सोर्स हैं उन्हें ध्यान रखिए आप, क्या होता है, जो यहाँ पर लिखे हैं वो तो ठीक है, मूंगफली हो गया, अंडा हो गया, दालें हो गई, फिश हो गया, मीट हो गया, ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। ओके, लेकिन जैसे सोयाबीन होता है, सोयाबीन कई बार एग्जाम्स में सही हुआ है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया, सोयाबीन और मूंगफली में, इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन आप पढ़ ले फिर अपना आंसर बताएं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके रिवीजन्स के लिए हैं, मोस्टली आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अब हम क्वेश्चनों का ज़्यादातर रिवीजन्स करेंगे, और उसमें से 8 या 10 क्वेश्चन हमेशा नए होंगे आपके लिए, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। यहाँ पर पूछा गया, निम्न में से बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग काज बेरी बेरी डिसीज टू बी डिफिशियंट। क्या है इसका राइट आंसर, बेरी बेरी जो रोग हो जाता है ना, वो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। थायमीन की कमी के कारण क्या होता है, सॉरी, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी, थायमीन, मतलब विटामिन B1 होगा। क्या, विटामिन B1 होगा, और यहाँ पर ऑप्शन में सी होगा, ऑप्शन सी होगा, थायमीन की कमी के कारण बेरी बेरी डिसीज हो जाती है। कई बार हमने बताया भी इसे डिटेल्स में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 15 नंबर, 15 नंबर पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। क्या, ऑप्शन डी, सोयाबीन। सोयाबीन इन सब में सबसे अच्छा प्रोटीन माना जा
प्रोटीन का सोर्स माना जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सोयाबीन में प्रोटीन मिलेगी वो प्रोटीन का टाइप दूसरा होगा, ठीक है। जैसे कि अमीनो एसिड आपको ने पढ़े थे, ये प्रोटीन में प्रोटीन के क्या टाइप्स में आते हैं, कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन भी होते हैं, बहुत प्रकार के प्रोटीन होते हैं। जो दाल से प्रोटीन मिलती है वो अलग प्रकार की, जो मीट खाने से प्रोटीन मिलती है वो अलग प्रकार की प्रोटीन होती है, ठीक है। घी में कोई प्रोटीन नहीं पाई जाती, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या फैट पाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है। जो दाल होती है, मीट होती है, सोयाबीन होता है, प्रोटीन तो पाए जाते हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं प्रोटीन। प्रोटीन के कई टाइप होते हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि आप सोयाबीन खा के हर प्रकार के प्रोटीन पा लेंगे, ठीक है। सभी प्रकार के प्रोटीन पाने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की चीज़ें खानी पड़ेंगी, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। लेकिन जैसा कि पर 100 ग्राम के हिसाब से दिया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 16 पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। यहाँ पर पूछा गया है, शरीर के रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन है, इज द प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड ऑफ द बॉडी। क्या है इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। क्या ऑप्शन डी? ए एंड बी दोनों, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एल्बुमिन और ग्लोब्यूमिन, ठीक है। ग्लोब्यूमिन ये दो प्रोटीन्स होते हैं जो सर बॉडी के ब्लड में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर लिखना चाहें तो लिख लें, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में एक एक प्रोटीन लेके। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार हमने बताया भी है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा गया है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से 3D रोग हो जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी काजेज द 3D डिसीजेज। क्या है इसका राइट आंसर? यहाँ पर पूछा गया किस विटामिन की कमी के कारण, आप विटामिन को मार्क करना और कुछ नहीं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या? निकोटिनिक एसिड या निकोटिनिक अम्ल की वजह से 3D डिसीज हो जाती है, ठीक है। 3D के लक्षण किस में देखे जाते हैं? ये जो ऑप्शन ए मेंशन है ना, प्लग्रा में देखे जाते हैं, ठीक है। प्लग्रा एक प्रकार की डिसीज होती है जो नियासिन की कमी के कारण हो जाती है। किसकी कमी के कारण? नियासिन। कई बार हमने नियासिन ही बताया आपको, ठीक है। बोर्ड में 3 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन नियासिन को लेके, इसलिए। लेकिन इसका जो दूसरा नाम भी होता है वो निकोटिनिक एसिड भी होता है। नियासिन का जो दूसरा नाम है केमिकल, निकोटिनिक एसिड का है या नियासिन एसिड, तो आप इसको इक्वल टू करके लिख लेना, ठीक है। क्योंकि ये बात एक ही है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर ध्यान दे, थोड़ी मेंशन है यहाँ पर। देखो, निकोटिनिक एसिड इसी को कहा जाता है, इसी को नियासिन कहा जाता है, ठीक है। प्लग्रा बीमारी जो होती है B3 की कमी के कारण हो जाती है। तो ये तीनों पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ यहाँ लिख लें आप। निकोटिनिक एसिड की कमी के कारण क्या होता है? प्लग्रा डिसीज हो जाती है। क्या? प्लग्रा डिसीजेज कहेंगे या 3D कहेंगे? क्या? प्लग्रा डिसीजेज या 3D डिसीजेज कहेंगे। B3 को नियासिन कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों नाम आप लिख लेना, और इक्वल टू प्लग्रा लिख लेना या 3D लिख लेना, ठीक है। 3D इसके क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। मैंने कई बार आपको बताया भी है 3D के डायरिया करके, और 2-3 बताए थे डी से रिलेटेड, इनका मतलब क्या होता है। अगर आपको आता हो, मैंने कई बार बताया इसे, कई बार मैंने बताया, तो आपको ये 3D के जो भी फुल फॉर्म होता है, ठीक है, आपको मेंशन करना है जो प्लग्रा से रिलेटेड होते हैं 3D, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसे और डिटेल से कवर करेंगे। अक्सर हम ज़्यादातर रिविजन्स कराएंगे क्वेश्चनों का, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए एग्जाम्स के प्रति। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 18, निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सोल्यूबल विटामिन। क्या होगा इसका राइट आंसर? वसा में नहीं है घुलनशील विटामिन। क्या है राइट आंसर इसका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विटामिन बी क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं ना, वो 4 होते हैं, ADEK। ये आप रट लो, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में, एएनएम एग्जाम्स या स्टाफ नर्स में पूछे जा चुके हैं इनसे क्वेश्चन रिलेटेड, ठीक है। या आपको जो भी अच्छा लगे उस हिसाब से आप लिख लेना, या आपको आते हैं तो कोई बात नहीं। ADEK ये क्या है? वसा में घुलनशील या फैट सोल्यूबल विटामिन है। और जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो बी और सी होते हैं। अब यहाँ पर समझे हम डिटेल्स में, यहाँ पर थोड़ा बताना चाहेंगे आपको। जब भी बी के लिए अगर कोई बात मेंशन की जाए और सी मेंशन हो, तो इनमें अब ऐसा नहीं पूछा जाता। अब थोड़ा एग्जाम्स में ऐसा पूछता है, एस्कॉर्बिक एसिड क्या जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। बी क्या है? कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं। बी में कई विटामिन आते हैं, ठीक है। बी में कई विटामिन आते हैं, जैसे कि थायमीन, राइबोफ्लाविन और पेंटोनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड, बायोटीन, ये सारे आते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, बी अगर ना भी मेंशन हो तो जो मैंने डिटेल्स बताई, जैसे कि थायमीन हो गया, ठीक है, थायमीन हो गया, पायरिडैक्सिन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, साइनोकोबालामिन, अगर ऐसा भी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना ये विटामिन बी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये विटामिन के टाइप हैं, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको ध्यान रखना, साइनोकोबालामिन भी जल में घुलनशील विटामिन है, पायरिडैक्सिन, फॉलिक एसिड भी जल में घुलनशील विटामिन है, ओके। तो इस प्रकार से एग्जाम्स में कभी भी पूछा जा सकता है इन फ्यूचर, तो ध्यान रखना जो भी मैंने बताया आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 19,
19 पे पूछा गया है, निम्न में से किस विटामिन की पूर्व अवस्था बीटा कैरोटीन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एंड द अर्ली स्टेज बीटा कैरोटीन। मतलब जो विटामिन ए की पहले की अवस्था होती है, ठीक है, बाद में वो विटामिन ए में चेंज होता है, उसे पूर्व अवस्था में क्या कहा जाता है? कौन सा विटामिन इससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए इसका राइट है। क्या? ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए से रिलेटेड होता है, ठीक है। निम्न में से किस विटामिन की जो पूर्व अवस्था होती है वो बीटा कैरोटीन होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 20। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 19 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो गोल्डन चावल होते हैं, अगर आपने खाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं खाए तो फिर भी अच्छी बात है, या आप उन्हें खा सकते हैं बाय द वे, ठीक है। गोल्डन चावल, जिसे सुनहरा चावल हिंदी में कहा जाता है, गोल्डन चावल के नाम से ज़्यादा फेमस है गोल्डन राइस के नाम से। क्या? गोल्डन राइस के। इसमें कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? गोल्डन राइस में। इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा? विटामिन ए। इसे खुशवंत सिंह ने विकसित किया था इंडिया के लिए, ठीक है। खुशवंत सिंह ने इसे विकसित किया था। गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा मात्रा में मतलब विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। गोल्डन राइस, चावलों की अपेक्षा, मैं चावलों में बात कर रहा हूँ, ठीक है, चावल में। तो इसलिए ये विकसित किया गया है ताकि जो कुपोषण की समस्या होती है या रतौंधी की और भी जो भी विटामिन से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं उन्हें दूर किया जा सके, ठीक है। तो गोल्डन जो चावल होता है लगभग 80 kg के आसपास मिलता है, 70 या 80 रुपये kg के हिसाब से मिलता है मार्केट में। तो जिन लोगों को ऐसी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा हो तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे चावल्स को रेफर कर सकते हैं, खा सकते हैं। काफ़ी अच्छे चावल्स होते हैं, ये राइस होते हैं, ठीक है, गोल्डन राइस। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 पे बात करेंगे हम यहाँ पर। निम्न में से कौन सा विटामिन बंधता रोधी कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड दी एंटी स्टेरिलिटी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन ए टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल को विटामिन सी या बंधता रोधी विटामिन कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कहेंगे एंटी स्टेरिलिटी या एंटी फर्टिलिटी विटामिन के रूप में से जाना जाता है, ठीक है। स्त्रियों में क्या होती है? बंधता आ जाती है, मतलब बच्चों को जन्म नहीं दे पाती, या यूं कहें बाजपन हो जाता है इस विटामिन की कमी के कारण। कौन सी विटामिन की कमी के कारण? विटामिन ई की कमी के कारण, ठीक है। ये जो टोकोफेरॉल है ये केमिकल नेम है किसका? विटामिन ई का। ओके, तो ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वीडियो को ज़्यादा स्किप ना किया करें, जो भी डिटेल्स है ये आपके लिए समझने के लिए काफ़ी जरूरी है। अगर आप मैराथन ही दौड़ते रहेंगे हमेशा तो आपको ये सारी चीज़ें जानकारी है जो मिल नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसलिए अभी अगर जो भी जिन लोगों के एग्जाम्स नहीं है तो वो इसे बहुत सावधानी के साथ पढ़ लें, ठीक है। जो भी डिटेल बता रहा हूँ, दोबारा में क्या किया करें, आप इसे स्पीड टेस्ट के रूप में सॉल्व किया करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, फिर आपको ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप इसे पढ़ें, अपना आंसर बताएं। पहली बार जब भी आप वीडियो को देखें या लेक्चर सुनिए तब आप इसे भी डिटेल के साथ जरूर समझें। फिर यहाँ पर लिखा है पॉइंट पे, विटामिन ई आल्सो नोन एज द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के रूप में जाना जाता है, या ये फर्टिलिटी विटामिन के रूप में भी जाना जाता है, एंटी फर्टिलिटी विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 21। यहाँ पर पूछा गया शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है, कौन सा खनिज है? विच इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द मिनरल्स फाउंड इन द बॉडी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में क्वेश्चन, ये नर्सिंग के अलावा भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखें कैल्शियम। जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, आप हमेशा आपसे यही क्वेश्चन में पूछा जाता है और कमीशन या आयोग बोर्ड जो भी होता है आपसे यही अपेक्षा करता है कि आप जो ऑप्शन दिए गए इसके अकॉर्डिंग आप बताएं आंसर, ठीक है। आप इसके अकॉर्डिंग हमेशा आंसर बताएं। तो जैसा कि ऑप्शन दिए गए ना, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी राइट आंसर है, कैल्शियम। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो खनिज होता है, मिनरल्स होता है, वो कौन सा होता है? कैल्शियम होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, और ये बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आपको बताना है कितने प्रतिशत पाया जाता है। ये 2% पाया जाता है, या 1% पाया जाता है, या 5% पाया जाता है, या 15% पाया जाता है। इन्हीं चारों में से आंसर है, ठीक है। तो आपको ये बताना होगा क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कैल्शियम बॉडी में कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जरूर हम इसे नेक्स्ट लेक्चर्स में से डिटेल्स से समझाएंगे आपको, जो जो बॉडी में जितने प्रतिशत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पढ़े 22। निम्न में से किस खनिज की कमी से दंत क्षय होता है, डेंटल कैरीज हो जाता है? डिफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स लीड टू डेंटल कैरीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 3-4 बार एसएससी में, पब्लिक सर्विस कमीशन में मैचिंग के लिए कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और नर्सिंग में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन बी। फ्लोरीन एक प्रकार का खनिज होता है जिसे मिनरल्स कहा जाता है। इसकी कमी अगर बॉडी में ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो डेंटल
कैरीज हो जाता है। डेंटल कैरीज का मतलब होता है दांत चितकबरे पड़ जाते हैं या उनका क्षय होने लगता है। दांतों का क्या होता है? क्षय होता है। एक बार क्वेश्चन जब पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था ना, तो उसमें पूछा गया था किस खनिज के कारण, निम्न में से बताना है आपको, किस खनिज के कारण दांतों का दंत क्षय, उसमें हिंदी में ऐसे लिख के आया था, अगर लिखना चाहे तो लिख ले, दंत क्षय हो जाता है। किस खनिज के कारण या निम्न में से किसकी कमी के कारण दंत क्षय। दंत क्षय का मतलब होता है दांत कोलैप्स हो जाना, जो टीथ होते हैं कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है, दंत क्षय इसी को कहा जाता है, या डेंटल कैरीज हो जाती है। तो ये ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर है, फ्लोरीन की कमी के कारण ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और फ्लोरीन की जब जरूरत से ज़्यादा मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है तो इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको आए तो जरूर आप कोशिश करें इसका आंसर बताने की, कि जब फ्लोरीन बॉडी में ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो क्या, कौन से डिसीज होने के ज़्यादा चांस होते हैं, या बॉडी में किस प्रकार की विकृत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा गया 1 ग्राम वसा के पाचन में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक ग्राम जो वसा के पाचन से, यहाँ पर से लिख लेना, 1 ग्राम वसा के पाचन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। हाउ मच एनर्जी अवेलेबल इन द डाइजेशन ऑफ द 1 ग्राम ऑफ द फैट। जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको बताना है। कई बार बताया भी है और ये यूपी एनएचएम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और भी इसके अलावा भी कई एग्जाम्स में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 9 कैलोरी। कितना? 9 कैलोरी। 1 ग्राम जो फैट होती है, 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है? 9 कैलोरी, ना कि 9 किलो कैलोरी। ये बात ध्यान रखना। मोस्टली जितने भी श्रोतागण हैं वो सभी ये बात का ध्यान रखे कि ये जो केजी में लिखा होता है ये 100% गलत है, ठीक, ये 100% गलत है। तो आपको ध्यान रखना है 9 कैलोरी पाई जाती है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है, ना कि किलो कैलोरी। ये इस बात को आपको लिख लेना चाहिए, याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाए 1 ग्राम फैट में कितनी ऊर्जा पाई जाती है, तब 4 कैलोरी पाई जाती है। कितनी? 4 कैलोरी। 1 ग्राम फैट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होगी, और 1 ग्राम फैट में कितनी होगी? 9 कैलोरी होगी। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 24 पर पूछा गया सामान्य व्यक्ति को वजन के अनुसार जीवन की किस अवस्था में सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एट व्हाट स्टेज ऑफ द लाइफ डज अ नॉर्मल पर्सन नीड टू लीस्ट एनर्जी अकॉर्डिंग टू वेट। जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से आंसर बताना है। इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन डी है। क्या? बुढ़ापा की अवस्था में, वृद्धावस्था में क्या होता है? सबसे कम मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसा कि ऑप्शन में दिए गए, शिशुओं को सबसे ज़्यादा मात्रा में, फिर बाल्यावस्था में, फिर युवावस्था में, इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, और वृद्धावस्था में क्या होती है? सबसे कम मात्रा में ज़रूरत होती है। जैसा कि ऑप्शन दिए गए ये सीरियल के अनुसार है। ओके, सबसे कम वृद्धावस्था में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 25 पे पूछा गया है निम्न में से किस रोग में चांद के समान मून लाइक फेस दिखाई देता है। अब आप ऑप्शन देख लें, फिर अपना आंसर बताएं। कई बार हमने इसे बताया भी है आपको, किसी का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज अ मून लाइक फेस अपीयर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या? कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में मून लाइक फेस देखा जाता है। मून लाइक फेस का मतलब होता है चेहरा ऐसा हो जाता है, ठीक है, चेहरा एकदम गोल टाइप हो जाता है मूल कुशिंग सिंड्रोम में। कई बार बताया ये कार्टिसोल एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। कार्टिसोल हार्मोन्स जो होता है ये कहाँ से निकलता है? ये जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर एक टोपा के रूप में ट्राइंगल के शेप में क्या होता है, ये ग्लैंड स्थित होती है, इसी से कार्टिसोल निकलता है। एडिनल ग्लैंड कहा जाता है इसी को। ये दो होती हैं, एक जोड़ी कहेंगे या पेयर के रूप में बात करेंगे तो, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम में ऐसा होता है, चांद के समान चेहरा दिखाई देने लगता है। ओके, अब एक बात नोट करने वाली है, मान लो कि कुशिंग सिंड्रोम एग्जाम में नहीं दिया गया, ठीक है, वहाँ पर मेरस्मस लिखा है। क्या? मेरस्मस लिखा है। तो मेरस्मस में क्या होता है, ये मसल्स में जो बॉडी की जो होती है, इसमें क्या होती है, सूजन आ जाती है, और उसमें भी चेहरा लगभग गोल सा लगता है, पेट काफ़ी बाहर निकल आता है, हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं, हाथ पैर पतले हो जाएंगे, ये प्रोटीन के लक्षण है, ठीक है। और भी कई बीमारियों के लक्षण, हाथ पैर पतले हो जाते हैं, ठीक है। और जो चेहरा होता है, बॉडी की जो फेस होता है, ये क्या होता है, फूल जाता है, सूजन आ जाती है। इस वजह से जो मून लाइक फेस है ये मेरस्मस डिसीज में भी देखने को मिलता है। लेकिन जब आसवन में कुशिंग सिंड्रोम हो तो ये 100% राइट माना जाएगा, ठीक है, 200% राइट। ओके, लेकिन जब दोनों हो, मेरस्मस भी हो और कुशिंग सिंड्रोम है, तो आपका आंसर कुशिंग सिंड्रोम ही सही होगा। लेकिन कुशिंग सिंड्रोम लेके जब भी पूछा जाएगा तो अलग अलग टाइप्स होंगे, ठीक है। और जब क्वेसरकर और इनीमिया कैंसर ये सब होंगे तो इसकी जगह पर मेंशन होगा मेरस्मस, तब मेरस्मस आप मार सकते हैं आंसर, तब आंसर मेरस्मस सही होगा। लेकिन जब मून लाइक बात की जाए, चांद के समान चेहरा, तो कुशिंग सिंड्रोम इज द राइट आंसर 200%। ओके,
बाकी बता दिया आपको मैंने मेरस्मस के बारे में भी, जब ऑप्शन में कुशिक सिंड्रोम ना हो। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 26 नंबर पढ़ें फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 26, सॉरी मुझे जुकाम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज काज्ड बाय द प्रोटीन डिफिशियंसी? काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा क्वेसरकर। प्रोटीन की कमी से जो डिसीज हो जाती है वो क्वेसरकर हो जाती है। ओके, जब भी आपसे इस तरह पूछा जाए एग्जाम्स में प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है, तो आप बताएंगे मेरास्मस डिसीज हो जाती है। क्या? मेरास्मस डिसीज हो जाती है। और सुने एक बात मेरी, मेरास्मस डिसीजेज ही ये लीड करता है जो ज़्यादा मात्रा में, जब कम मात्रा में कमी होगी तो मेरास्मस होता है। ठीक है, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट की जब दोनों की कमी होती है तो मेरास्मस हो जाता है। जब ज़्यादा मात्रा में कमी हो जाती है दोनों की तो क्वेसरकर डिसीज हो जाता है। ठीक है, कौन सा डिसीज? क्वेसरकर डिसीज। ये प्रोटीन की कमी से हो जाता है क्वेसरकर डिसीज। तो उम्मीद करता हूँ समझोगे, मोस्टली बच्चों में होता है और इसी में फ्लैग साइन देखे जाते हैं। कई बार मैंने बताया भी है, फ्लैग साइन के जो देखे जाते हैं लक्षण वो किस में देखे जाते हैं? क्वेसरकर डिसीज में देखे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 27 नंबर पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया निम्न में से किस पोषक तत्व पर पकाने का प्रभाव सामान्यतः नहीं पड़ता? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन इज नॉट कॉमनली अफेक्टेड बाय कुकिंग? मतलब अगर भोजन पकाया जाता है तो उसमें वो चीज़ नष्ट नहीं होती, बाकी जो दिए गए हैं वो नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक कम मात्रा में उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बहुत कम, रेयर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मिनरल्स पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, मिनरल्स नष्ट नहीं होते भोजन पकाने पर, बाकी विटामिन तो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, शर्करा शुगर पे भी चेंजमेंट आता है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या होता है, गाढ़ी हो जाती है क्योंकि वाटर सोल्यूबल में हुई होती है। और भी कई टाइप्स होते हैं जिनमें सब में इफेक्ट पड़ेगा, प्रोटीन में भी इफेक्ट पड़ता है, प्रोटीन भी कम हो जाती है, और भी कई कारण होते हैं। लेकिन जो मिनरल्स होते हैं इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, मिनरल्स में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। मिनरल्स में आपकी जानकारी के लिए बता दूं क्या क्या होते हैं, कई बार बताया भी। आयरन को मिनरल्स कहा जाता है। क्या? आयरन को। आयोडीन को मिनरल्स कहा जाता है। कैल्शियम को मिनरल्स कहा जाता है। फास्फोरस को मिनरल्स कहा जाता है। ये मिनरल्स होते हैं। ओके, इनमें ज़्यादा कुकिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा गया है किस विटामिन की अनुपस्थिति में कैल्शियम की कमी हो जाती है? अब आप ऑप्शन देख ले फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा गया है इन द एब्सेंस ऑफ विच विटामिन कैल्शियम इज डिफिशियंट? क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या? विटामिन डी। किस विटामिन की अनुपस्थिति में कैल्शियम की कमी हो जाती है या बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता? विटामिन डी की कमी के कारण ऐसा होता है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट, ये हमारे लेक्चर्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। मोस्टली लोगों ने दिया था आंसर, लेकिन ज़्यादातर लोगों के आंसर गलत थे। फिर भी जिनके सही थे काफ़ी अच्छी बात, कुछ लोगों ने, ज़्यादातर जितनी गर्ल्स थी उनके ज़्यादातर आंसर सही थे इस पर। प्रसव के कितने समय पश्चात HCG चला जाता है? हाउ लॉन्ग आफ्टर डिलीवरी HCG गोज अवे? HCG एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, ये प्रथम तिमाही में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब ऑप्शन में बात करते हैं फिर बाद में बात करेंगे डिटेल्स में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन डी। इनमें से किसी में क्या होता है? HCG कम नहीं होता। ठीक है, डिलीवरी के बाद, प्रसव के बाद भी 12 घंटे, 72 घंटे, 48 घंटे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जब ये इसका लेवल कम होता है तो 8 से 11 दिन बाद इसका लेवल थोड़ा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। डिलीवरी के 8 से 11 दिन बाद ये क्या होता है? कम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। और यहाँ पर देखें आप, 8 से 11 दिन के बीच में कोई घंटे नहीं दिए गए। 12 घंटे की बात करेंगे तो यह आधा दिन होगा, 72 घंटे की बात करेंगे तो ये 3 दिन होगा, 48 घंटे की बात करेंगे तो 2 दिन होगा। ठीक है, 8 से 11 के बीच में कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर, ये घंटे में चेंज है, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 8 से 11 दिन के बाद क्या होता है? डिलीवरी में क्या होता है? HCG चला, मतलब प्रसव के बाद क्या होता है? HCG चला जाता है 8 से 11 दिन के बाद। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कम हो जाता है और ये धीरे धीरे क्या होता है, कुछ दिनों बाद ये पूरा कम हो जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। और अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कब होता है, डबल ये कब होता है प्रेगनेंसी के समय, तो 2 से 3 दिन में, मतलब 48 से 72 घंटे में डबल रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आपसे पूछा जाए किस तिमाही में HCG का लेवल सबसे ज़्यादा होगा, तो प्रथम तिमाही में। किसमें? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में HCG एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। आपको बताना ये कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से निकलता है, क्वेश्चन ये कई बार पूछा जा चुका है। बाकी डिटेल्स मैं बता रहा हूँ। डबल कब हो जाता है ये प्रेगनेंसी के दौरान? ये 2 से 3 दिन में ये डबल हो जाता है। ठीक है, और कौन सी तिमाही में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा? ये प्रथम तिमाही में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में HCG का लेवल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर इसके बाद धीरे धीरे कम होता रहता है। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, ये आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। उच्च प्रोटीन आहार दिया जा सकता है, कैना हाई प्रोटीन डाइट बी गिवन, किस में दिया जा सकता है? जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें बताना होगा जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में या प्रोटीन दी जा सकती है। क्या ये सभी है, क्या एक है या दो है, जो भी है आपको इसमें बताना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करना होगा। उच्च प्रोटीन आहार दिया जा सकता है जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि रोज़ हम एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं आपके लिए जो काफ़ी हेल्पफुल होती है सभी परीक्षाओं के लिए। जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि वो सभी पूछे गए क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि किस प्रकार से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ, आपको किसी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को लेकर कन्फ्यूजन हो तो बेहिचक आप कमेंट करें, हम उसका जरूर समाधान करेंगे। ठीक है, और इन 1 से 30 क्वेश्चन में लेके कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई हो या आपको लग रहा हो कि नहीं ये क्वेश्चंस आपने ऐसा पढ़ा है, आपने ऐसा बताया, ठीक है, तो आप बेहिचक लिख सकते हैं, हम उसका समाधान करेंगे। और बाकी हमारे अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया वो सभी 100% करेक्ट आंसर थे। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर, ठीक है, लेकिन मैंने उसकी कंडीशन भी बताई है, इसलिए मोस्टली जो भी हमारे आंसर होते हैं 100% राइट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, और हाँ, जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह हम उसका लिंक दे देंगे, ताकि आपको जो भी एग्जाम्स में आपके पूछा जाए नर्सिंग से रिलेटेड या जो भी जीके आती है, जीके जीएस करंट अफेयर, वो हमारे दूसरे चैनल से कवर हो जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जहाँ पर आप कमेंट करेंगे वहाँ पर हम उसका लिंक दे देंगे। और क्योंकि सभी एग्जाम्स में जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।